अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला है कप्तान को कुछ रिलीफ, लेकिन ये थोड़ा टेम्पररी रिलीफ है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उनके हक में फ़ैसला आ गया है, लेकिन ये भी है कि जो एक लग रहा था कि आज और कल या बस परसों चंद घंटे की बात और हर सूरत एक फ़ैसला आ जाएगा हुमायूं दिलावर की अदालत से इमरान खान को नाअहल करने का, सज़ा का फ़ैसला, तो ये भी फ़िलहाल नहीं हो सका और थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो पेंडिंग हो गया है। उसकी वजह क्या है, कितना पेंडिंग हुआ है, इस पर थोड़ी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है। और फाइनली आपको बताएंगे इमरान खान साहब ने जो BBC को एक इंटरव्यू दिया है, बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू, उसका एक एनालिसिस आपके सामने रखेंगे आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, अब ज़रा इस पर आ जाते हैं कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समातें हुई वो क्या थीं और जो समातें होंगी, और जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे शायद समातें हो भी चुकी हों या हो रही हों। तो बहरहाल इसमें होगा क्या, अब मामला ये हुआ है कि PTI ने बेसिकली कुछ पिटिशन्स फाइल की थी हुमायूं दिलावर जो ट्रायल चला रहे हैं उनके अगेंस्ट, और ये जो पिटिशन्स थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर समात भी हुई, कुछ पर फैसला महफूज हुआ, कुछ पे अभी मामला पेंडिंग हैं। लेकिन मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ कि ये बेसिकली 4 दरख्वास्तें थी PTI की, और 4 में से कौन सी बातें मानी गई हैं कौन सी नहीं, ये मैं आपके सामने आसान सा करके रख देती हूँ। सबसे पहले तो जो समात के लिए फ़िक्स हुई थी दरख्वास्त वो थी जनाब कि जो हुमायूं दिलावर साहब ने इस केस को, तोशाखाना केस को काबिल समात करार दिया था फौजदारी के तहत, तो उसके ऊपर जो था PTI के वकला ने चैलेंज किया था कि ये बात सही नहीं है, ये केस इनके दायरा इख्तियार में भी नहीं आता और ये काबिल समात नहीं है। अब जो हुमायूं दिलावर साहब था उन्होंने कहा काबिल समात है, लेकिन PTI के वकला बड़ी अदालत ले गए ये मामला कि आप फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला ये दिया है कि जो हुमायूं दिलावर का फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया, उसको साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये दुरुस्त फैसला नहीं था, लेकिन इसमें एक रिलीफ तो ये दिया कि जी ठीक है PTI की दरख्वास्त मान ली, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि दोबारा यही जज इसका फैसला करेगा। तो एक तरह से ये एक तजाद भी है कि जब आप एक बंदे से पहले ही कह रहे हैं कि उसने एक गलत फैसला किया है तो फिर आप उसके पास दोबारा क्यों भेज रहे हैं। फिर इंसाफ का तकाजा तो ये था कि आप किसी दूसरे जज की अदालत में इस केस को फिक्स करते। लेकिन PTI की जो दूसरी दरख्वास्त थी वो बेसिकली यही थी, दरख्वास्त नंबर 2 ये थी कि जज किसी और अदालत में मुंतकिल, जो केस है वो किसी और अदालत में मुंतकिल किया जाए, जज हुमायूं दिलावर पर एतबार नहीं है। और ये जो इस्तदाद थी PTI के वकला की, इसको मुस्तरद कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और उसके बाद ये भी एक वही तजाद वाली मामले की बात लगती है कि उनको ना तो सिर्फ ये कि उन पर एतमाद नहीं है, बल्कि उनके जो फेसबुक अकाउंट्स हैं उस पर जो पोस्ट्स हुई हैं उसकी वजह से बहुत मुतासिबाना और जानिबदाराना रवैया महसूस होता है। फिर जिस तरीके से वो ट्रायल चला रहे हैं वो भी मुतमईन नहीं कर सका वकला को, और वकला समझते हैं कि उनको प्रॉपर मौका नहीं दिया जा रहा अपनी बात करने का। तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट ही उन्होंने ये पिटिशन फाइल की थी, लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने, और उन्होंने कहा कि नहीं जी, केस तो बहरहाल आपका यही बंदा सुनेगा। तीसरा जो मामला था वो फेसबुक की तहकीकात का था, जो उनकी पोस्टें थीं, ये एक तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी है और दूसरा ज़ाहिर जानिबदारी भी साबित करती थी जज की। लेकिन इस मामले पर जो FIA की रिपोर्ट थी उसको जज साहब ने एंटरटेन किया। FIA ने तो पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बारे में मैंने तफसील आपको पिछले वीलॉग में बताई है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं तफसील जानना चाहें तो बहरहाल जी होना तो उस पर यह चाहिए था कि जज साहब उस पर एक प्रॉपर इंक्वायरी करवाते। FIA ने तो बहुत ही सतही सी रिपोर्ट बना के दी है, जिसमें उन्होंने ये सिर्फ कह दिया कि जी ये पोस्ट्स अब इस अकाउंट पर दस्तयाब ही नहीं है। तो भाई अगर कोई अपनी पोस्ट डिलीट कर दे या अपना अकाउंट लॉक कर दे तो फिर आप तो ज़ाहिर है उसके अकाउंट तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। तो आप इस तरह तो फिर आप ये कह रहे हैं कि कभी भी किसी की तहकीकात ही नहीं हो सकती। आज आप मेरे खिलाफ कुछ लिख दें, बाद में आप कल डिलीट कर दें, तो मेरा तो कबाड़ा आपने कर दिया, लेकिन आपको मैं पकड़ नहीं सकती क्योंकि जी आपने डिलीट कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन में तो आपको फेसबुक की इंतज़ामिया से रब्ता करना पड़ता है, उनके पास रिकवर डाटा करने का एक सिस्टम मौजूद है, तो आप उससे रिकवर कर सकते हैं कि आया कि ये पोस्ट उनकी उसके हुई हैं उनके अकाउंट से या नहीं हुई। तो इस पे बहरहाल एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी, जो कि FIA की तौर पर नहीं की गई, FIA की जानिब से नहीं की गई। लेकिन इस पर भी
जो जज साहब हैं उन्होंने कोई खातिर खा पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने, बल्कि ये कहा कि जिसने ये सारा प्रोपेगेंडा किया है इस सारे सिलसिले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। चौथी जो चीज़ थी वो ये थी कि जो पीटीआई के वकला थे इस बात पर मुतमईन नहीं थे कि उन्हें हक़ के दिफा नहीं मिल रहा। जो शवाहिद और जो गवाह वो पेश करना चाहते हैं इस सिलसिले में, इस केस में, उनको जज साहब ने, हुमायूं दिलावर साहब ने रद्द कर दिया और कहा कि ये मुतल्लिका लोग हैं ही नहीं है केस से, लिहाजा इनको हम नहीं बुला सकते, ये वक्त का ज़िया है। तो इस बात को भी चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के वकला की जानिब से, और इस मामले पर अभी मामला पेंडिंग है। अगले वीक में इस पर फिर भी समाअत होगी और फ्रिकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। तो ये है कुल समातों का अहवाल, जिसको मैंने थोड़ा मुख्तसर करके आपके सामने इजी करके रखने की कोशिश की है कि कुछ बातें तो इस केस के ट्रायल के हवाले से पीटीआई की वकला की मानी गई हैं, लेकिन कुछ नहीं। अब ज़रा इस पर आ जाते हैं, ये तो कानूनी पहलू थे, अब ज़रा इस पर आ जाते हैं जो सियासी पहलू हैं। सियासी तौर पर इमरान खान साहब को इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर मिल गया है कि फ़र्दर अब दोबारा से आप समझ लें कि ये केस ज़ीरो से स्टार्ट हो गया दोबारा, क्योंकि जब अब दोबारा बात वहाँ से स्टार्ट हो गई कि केस काबिल समाअत है या नहीं है, दायरा इख्तियार है या नहीं है, तो वहाँ मामला चला गया, तो मतलब फिर आपकी एक दोबारा से प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक टाइम तो बहरहाल मिल गया है। दूसरा जो मामला है वो ये कि अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले दे चुकी है 2-3 मामलात पर, तो उन जो 2-3 मामलात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले दिए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज किया जा सकता है। इससे पेशतर भी वकला ने चैलेंज करने की कोशिश की थी, जज साहब का जो रवैया था उसके ऊपर भी कि जज चेंज कर दें, और जो और कुछ दायरा इख्तियार के जो समाअत था वो वाला मामला भी, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फैसला नहीं किया था और कहा था कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ जाए तो फिर हम इस पर फैसला करेंगे। लेकिन अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस पर फैसला आ चुका है तो अब इन चीज़ों को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक ऑप्शन बहरहाल खुल गया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ले जाया जा सकता है, और इन मामलात की बुनियाद पर यह भी हो सकता है कि पीटीआई के वकला को स्टे लेने में कामयाब हो जाए। तो एक अच्छा सॉलिड केस बन सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए पीटीआई के वकला की जानिब से। तो अब देखना यह कि वो इस सारे मामले को आगे कैसे लेके चलते हैं, लेकिन फिल वक्त जो फौरी एक तलवार लटक रही थी उसको ज़रूर रोक दिया गया, और अब एक तरह से प्रोसीडिंग्स में थोड़ा सा आपको तवक्कुफ नज़र आएगा। अब आ जाते हैं जी कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगैन मैं बता दूं कि सब अच्छा हो गया और जी सब ख़तरे टल गए हैं, लेकिन इवेंचुअली ये एक बहरहाल साय ऑफ रिलीफ ज़रूर है। अब आ जाते हैं जी कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब बाकायदा इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि 9 अगस्त को असम्बली तहलील हो रही है और अलविदाई इशाइये देना शुरू हो गए हैं वो मुख्तलिफ़ महकमों को, इदारों को, शख्सियात को। और अब इस सिलसिले में उन्होंने ये भी तेज़ कर दी है पेशरफ्त के निगरान सेटअप क्या होगा। इसके हवाले से पहले तो बहुत सारे नाम आ रहे थे, अब 2-3 नाम जो हैं उनको ज़्यादा एकदम से हम देख रहे हैं कि ज़ोर दिया जा रहा है, और इसमें दोबारा से एक नाम फ्लोट होना शुरू हो गया है जो शुरू में भी हुआ था, और वो था हफीज़ शेख साहब का। तो हफीज़ शेख साहब जो इससे पहले भी हमेशा ये समझे जाते हैं कि वो तो पता नहीं कोई IMF के नुमाइंदे हैं या कोई इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, क्योंकि वो सियासी जमातें उन्हें रख भी लेती हैं, उनके साथ काम भी कर लेती हैं, तो वो हमेशा ही पता नहीं क्यों हर सेटअप में बड़े फिट इन हो जाते हैं। तो उनका नाम दोबारा से बड़ा गर्दिश कर रहा है और वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर नज़र आ रहे हैं। दूसरा जो नाम इंटरेस्टिंग है वो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, जो PMLN के लीडर भी हैं, लेकिन वो अलल ऐलान ये कह चुके हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे। तो चूँकि वो इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे तो इस बात पर अब सब लोगों का ख्याल है कि शायद वो भी एक निगरान वज़ीर आज़म के, और वो भी एक अगर लंबे होते हैं इलेक्शन 1 साल तक, 1.5 साल तक, तो उनको भी मौका मिल सकता है। तो उस पर ये है कि वो एक सियासतदान भी हैं, और आजकल थोड़े से PMLN की एक जो आप समझ लें कि थोड़े से इख्तलाफ भी करते नज़र आते हैं पॉलिसीज़ के हवाले से। भले अब वो आप उस पर इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो खुल के उतना नहीं करते जितना कर सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन बहरहाल वो उन चंद आवाज़ों में से हैं जो बहुत सारी चीज़ों में बहरहाल कोशिश करते हैं कि कोई उसूली बात कर लें। लेकिन अब क्या उनके लिए सब लोग मान जाएंगे? अगेन है तो वो PMLN का ही, तो उनके लिए भी सबका मानना कोई इतना आसान नहीं होगा। और जो तीसरा नाम आ रहा है वो फवाद हसन फवाद साहब का है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के, और आप समझ लें कि ये बहुत ही करीबी और बहुत ही काबिल एतमाद पर्सन हैं, और इन्होंने काफ़ी जेल भी भुगती नवाज़ शरीफ साहब को जब नाअहली हुई और सारा कुछ, और इन पे भी बड़ा दबाव था वादा माफ गवाह बनने का, लेकिन ये ऐसा नहीं
कर सके, मतलब इन्होंने ऐसा नहीं किया, जेल में रहना कबूल किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये गवाह नहीं बहरहाल बने। तो काफ़ी ये उनके पुरएतमाद साथी हैं। तो वैसे तो ये एक ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनके लिए भी शायद उतना आसान ना हो, क्योंकि अगेन इनके ऊपर छाप यही है कि ये कोई गैर जानिबदार बंदा नहीं है तो ये PMLN के ही एक करीब समझे जाने वाली शख्सियत। तो इस पर भी ज़रा सबका इत्तेफाक मुश्किल है। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि शायद हफीज़ शेख को ही सबको कबूल करना पड़े अल्टीमेटली, और वो मईशत के मामलात को भी चला लेंगे, और वो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं हैं और किसी भी पार्टी के फेवरेट भी नहीं हैं, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो काबिल कबूल हो सकते हैं। तो ये सारी बातें देखकर मुझे लगता है कि कुर्रा फाल उनके नाम निकल सकता है। अब आ जाते हैं जी इमरान खान साहब के इंटरव्यू की तरफ। इमरान खान साहब ने BBC हार्ड टॉक में जो एक इंटरव्यू दिया है वो देखने लायक है। मैं उसको इसलिए आपको बात आपसे कर रही हूँ इस इंटरव्यू के बारे में। वैसे तो वो गैर मुल्की अक्सर ही चैनल्स और सहाफ़ियों को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में ख़ास बात ये थी कि जब मैं ये इंटरव्यू देख रही थी तो मुझे इसहाक डार साहब का भी इंटरव्यू याद आ रहा था। साथ ही साथ इसहाक डार साहब ने भी इसी प्रोग्राम के लिए एक इंटरव्यू दिया था चंद साल पहले, और यही जो एंकर पर्सन है स्टीफन सैकर, इन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया था। और ये जो एंकर पर्सन हैं हार्ड टॉक के, ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग किस्म के एंकर माने जाते हैं, जो कि अच्छे से अच्छे बोलने वालों को भी चुप करा देते हैं या उनके ऊपर धाक बिठा देते हैं, और काफ़ी टफ क्वेश्चनिंग इनकी होती है और बहुत रिसर्च और प्रिपेयर करके ये बैठते हैं। तो इनके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स जो इनके होते हैं वो खासे सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और बड़े बेबाक अंदाज से ये इंटरव्यू करते हैं। तो अब बात ये है कि इसहाक डार साहब जब इनके सामने बैठे हुए थे तो हमने ये मनाजिर देखे कि उनके गला खुश्क हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं और बार बार पानी पी रहे हैं, और हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, और बहुत ही अनकंफर्टेबल, परेशान नज़र आ रहे हैं, जुमलों में रब्त नहीं है, बात कर रहे हैं तो ऐसे घबराए हुए लग रहे थे। तो मैं ये सारा इंटरव्यू देख रही थी और उसके बाद फिर मैंने आज इमरान खान साहब का इंटरव्यू देखा, तो मैं इसी बात पर ध्यान कर रही थी कि इमरान खान साहब बिल्कुल कंफर्टेबल थे, कितने कंफर्टेबल थे, और कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो स्टीफन सैकर हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर बहुत कोई हावी हो गया है या उसने कहीं लाजवाब कर दिया है, बल्कि ऐसा लगा कि वो काफ़ी हद तक इमरान खान साहब अपनी बातों से उसको मुतमईन करने में कामयाब हुए और अपने नैरेटिव को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इमरान खान साहब ने उसके सामने रखा। ना तो कोई उनके माथे पे पसीना आया, ना कोई उनका गला खुश्क हुआ, ना कहीं वो मुझे डिफेंसिव होते नज़र आए, ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो उसके आगे बिल्कुल आप सरेंडर कर गए हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी। इसकी क्या वजूहात है? देखिए, इसकी एक सिंपल वजह तो ये ज़ाहिर होती है कि अपना अपना एक पर्सनालिटी का क्रिज्मा होता है, और इमरान खान साहब की तो अपनी शख्सियत ऐसी है कि अक्सर लोग उनके शहर में आ जाते हैं। और दूसरी एक वजह ये होती है कि आप जितने मर्जी क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी के मालिक हों, जब तक आप अपने मौक़िफ़ के ऊपर इस हद तक यकीन नहीं रखते कि आप हक़ और सच पर डट कर खड़े हैं, आपका मौक़िफ़ कमज़ोर है, तो फिर यही होता है जो कि इस वक्त हम इसहाक डार साहब के साथ उस वक्त हमने देखा था। जो वो बातें कर रहे थे कि उनके पास उनके नाम तो कोई जायदाद ही नहीं है, उन्होंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है, और वो अगर अदालतों से उस वक्त उस दौर की बात है जब वो लंदन में मफरूर थे, तो जी अदालतों में से तो वो भागे हुए ही नहीं हैं, इश्तिहारी डिक्लेयर हैं, आके फेस नहीं कर रहे हैं। तो जब आपका केस कमज़ोर होता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर आप में इतनी ताकत नहीं होती कि आप आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें, सवालों के जवाब दे सकें, सीना चौड़ा करके किसी के सामने बैठ सकें। लेकिन जब आपको ये एहसास होता है कि आप हक़ पर हैं और आपका मौक़िफ़ मज़बूत है, तो फिर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बात भी कर लेते हैं, और फिर आप आंखों में आंखें भी डाल लेते हैं, और फिर आप तीखे सवालों को भी हंसकर टाल देते हैं, तहम्मुल और बुर्दबारी से उनका जवाब भी दे लेते हैं। तो जिसके पास दलील होती है उसको फिर घबराने की या ऊंची आवाज़ करने की या बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं रहती। जिसके पास दलील ना हो फिर उसको ये सहारे लेने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही ऐसा मुझे इंटरव्यू लगा जिसमें इमरान खान साहब ने अगरचे बहुत सारी बातें की, जो उनके केसेस हैं उन्हें बोगस करार दिया, जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान में उसको एलेबोरेट किया सारा कि किस तरह से इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, आइन और क़ानून की कोई बालादस्ती नज़र नहीं आ रही। बल्कि इसको समअप करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में एक गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। तो बेसिकली जब आप ये कहते हैं कि मार्शल लॉ नाफिज है तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं
کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے بلکہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر اس وقت ملک کے اوپر قابض ہے، اور جیسا وہ چاہ رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے اور وہی طاقتور ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے جو اس انٹرویو میں دیا گیا ہے، اور اگین یہ یہی چیز شو کرتا ہے کہ ابھی تک بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی برف نہیں پگھلی ہے، اور کوئی بھی ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ اگرچہ عمران خان صاحب بات کرنے کی تو آفرز دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے انہیں کوئی رسپانس نہیں آتا، بلکہ رسپانس کے بدلے مزید کوئی ہم شکنجہ سخت ہوتا دیکھتے ہیں جب ان کے پارٹی ورکرز پر، ان کے لیڈران کو دوبارہ سے اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی آبویس ہیں کہ ابھی بھی کوئی فیصلے اس طریقے سے بدلے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی کچھ چیزیں بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ تو عمران خان صاحب نے ان تمام چیزوں کا بڑی کلیئرٹی سے جواب بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے بھی اپنا ورژن دیا ہے کہ کیونکہ جو اس نے بڑا سخت اس پر بھی سوال کیا کہ جی یہ آپ کا ایک طرح سے ناکام بغاوت تھی، اور اس کا خمیازہ آپ نے بھی بھگتا، آپ کی پارٹی نے بھی بھگتا، پارٹی لیڈران نے بھی بھگتا، آپ کی پارٹی تو ایک طرح سے ختم ہو گئی ہے۔ تو اس پر پھر عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات پر بھی اپنا ورژن دیا، جو کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بیسکلی جس طریقے سے انہیں اریسٹ کیا گیا وہ تو تھا ہی اس لیے تاکہ لوگ مشتعل ہوں، باہر نکلیں، پروٹیسٹ کریں، اس پر رد عمل آنا تھا، اور پھر اس کے رد عمل کے دوران ہی اس رد عمل کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد اس ساری ایکسپلائٹیشن میں کوشش یہ کی گئی کہ پھر پی ٹی آئی کو کراش کیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ماننا ہے کہ اگر کچھ عمارتوں میں ہوا بھی ہے تو چند 100 لوگ یہ کر رہے تھے، ہزاروں افراد نے تو نہیں کیا تھا، جبکہ پی ٹی آئی کے 10,000 کارکنان اس وقت جیلوں میں بند ہیں، ہر جگہ پہ کوئی لیڈران تو خود بنفس نفیس موجود نہیں تھے، تو پھر کیوں ان کو لوگوں نے جیلوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہ بہت سارے چیزیں تھیں جو انہوں نے سامنے رکھی، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ پارٹی بہرحال کمزور نہیں ہوئی ہے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر کے ان پہ دباؤ ڈال کر پارٹی چھڑوائی ضرور جا رہی ہے، لیکن ووٹ بینک اپنی جگہ موجود ہے، اور جب تک وہ ووٹ بینک موجود ہے، جب تک عوام کی سپورٹ موجود ہے، عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ پھر بھی مضبوط ہیں اور ان کی پارٹی ریلیونٹ رہے گی، ان کو اگنور نہیں کیا جا سکے گا جب تک کہ لوگوں میں ان کی ایک سپورٹ بیس موجود ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔